अभी तक हमने किस किस की बात की? शुरू में हमने करंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने आई एंड वीडी में रिलेशन निकाला था। फिर हमने ओम फ्लो के बारे में पढ़ा था। अब हम करने जा रहे हैं, जब ओम फ्लो में एक आर्टिकल आया था रेजिस्टेंस, उसके बारे में डिटेल में करने जा रहे हैं। फिर दोबारा ओम फ्लो पे फिर आएंगे, उसके पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे और पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। चलिए मैंने रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस है क्या? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को कितनी रुकावट पैदा कर रहा है? करंट को कौन रुकावट पैदा कर रहा है? करंट के अंदर जो रुकावट, करंट के लिए जो रुकावटें पैदा करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता कैसे है, आता कैसे, बताता हूं। इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस इन अ वायर। वायर में उसके कारण है, एंड बाकी चीजों में मेन कोलिजन के कारण है। मेन चीज तो, मेन चीज ये है। अब आपने देखा था पीछे जब हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते पॉजिटिव आयन से टकराते थे, बार बार टकराते थे, कोलिजन करते थे। जब ये चलता था इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला चला, यहाँ पे टकरा गया। जितनी ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी उसको, बार बार बेचारे को, इलेक्ट्रॉन को। जो उसकी मेहनत थी, उसकी जो स्पीड बढ़ी हुई थी, स्पीड बढ़ी हुई थी, बढ़ाते स्पीड बढ़ाते हुए आता है। कार जैसे कार को रेस देते हुए आते हैं हम, फिर आगे टक्कर तो हो ही जाती है। तो इसलिए कहते हैं आराम से चलो। तो स्पीड बढ़ाते हुए आता है, तो टक्कर होगी, इसकी कोलिजन होगी। तो बेचारा फिर सारी एनर्जी खत्म। फिर वो दोबारा खड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, भागेगा, फिर आगे जाएगा, फिर टकरा जाएगा, ऐसा। जैसे ये यहाँ तक आया, फिर आगे चला, मतलब आगे आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन। देखो ना, देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। इलेक्ट्रॉन डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये देखो। यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर मान लो यहाँ पे यहाँ तक आया। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पर मुश्किलें आ रही हैं उसको। फ्री नहीं है, याद नहीं है कि जैसे आराम से भागता हो जाए, बिना किसी रोक टोक के जाए, ऐसा नहीं है। बार बार कोलाइड कर रहा है पॉजिटिव आयन से। यही इलेक्ट्रॉन की कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। मोर इज द कोलिजन of electrons with the positive ions in a wire, more is the obstruction to the flow of charge, that is current, and more is the resistance. तो इस चीज का ध्यान रखना, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज और भी है। जो इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आ रहा है, उसकी सारी, जब पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, हिम्मत हार जाता है। एनर्जी जो उसके अंदर थी, सारी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। तभी तो कहते हैं करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस हीट। वो यही तो है, कोलिजन के कारण ही तो है। जैसे कोई इंसान भागते हुए जाता है, दीवार से टकरा जाता है, तो कैसा गरम गरम हो जाता है। यदि दीवार पे भी हाथ रखोगे, वहां पे भी थोड़ा सा फील कर पाओगे टेम्परेचर को, हीट को। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयन के कोलिजन को रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड तब जो इसकी एनर्जी खत्म होगी, वो हीट की फॉर्म में लिबरेट होगी, वो हीट जनरेटेड बाय द करंट कैरिंग वायर कहते हैं। और ये सारा कुछ शुरू किसने किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। पोटेंशियल लगाया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी। तो अब जाकर ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब जाकर इनकी कोलिजन आ गई। तो मेन सारा प्रोसेस शुरू किसने करवाया था? सेल की एनर्जी ने। सेल के कारण ही पोटेंशियल आया था, सेल उसके कारण ही फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, फिर ये सारा कुछ हुआ था। इस चीज का ध्यान रखना। तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, वो एक तरह से सेल की एनर्जी ही डिसिपेट कर रही है। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए हम तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयंस इन अ वायर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की कोलिजन नहीं लेनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की कोलिजन में क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं। तो वो तो फिर नहीं कोई इनको लगता कुछ ज्यादा चेंजेस आते, जब एक जैसे टकराएंगे तब नहीं कोई चेंजेस आता मोशन। तो इसलिए वो लेना है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयंस। हमने आर के बारे में क्या पढ़ा था? आर किसके इक्वल था? पीछे बी अपॉन आई।
यदि इसके यूनिट्स की बात करें, पोटेंशियल के क्या होते हैं वोल्ट, एंड करंट के क्या होते हैं एम्पियर। तो क्या हो गई ये वोल्ट पर एम्पियर, इसको ओम्स बोलते हैं। सिंपल है फर्क, इस चीज का ध्यान रखना। यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, V/I। पर पोटेंशियल के बारे में डेफिनेशन याद हो, वर्क बाय चार्ज होता था, एंड चार्ज के बारे में IT, करंट इनटू टाइम। करंट था ना चार्ज बाय टाइम, तो क्यों किसके इक्वल था I/T। एंड वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है M1L2 T की पावर माइनस। नीचे करंट था, एक का उसके टाइम का T, कितना आ रहा है M1L2 T की पावर -3 A की पावर माइनस। ये क्या रहा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। अभी जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में लिखा था, क्या लिखा था रेजिस्टेंस के बारे में, दोबारा लिखो, ML/N E² A टाउ। इस फार्मूले को आगे फिर बाइफरकेट कर देते हैं, मतलब एक बड़े फार्मूले का धीरे छोटे छोटे फार्मूले पोस्टमार्टम करते रहते हैं। हेयर M/N E² टाउ को अलग से नाम देते हैं, सिंबल रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये इसमें क्या है, M क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। यदि इस फार्मूले में ध्यान से देखो N टाउ है में, बाकी तो वैल्यू फिक्स होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। एंड N टाउ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो टाउ भी किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली। देयरफॉर रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। उसका एरिया एंड लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है रेजिस्टिविटी का। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ फायर, क्योंकि लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती रो। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ फायर, इस चीज का ध्यान है। रेजिस्टिविटी सिर्फ इस चीज पे डिपेंड है। नहीं तो फार्मूले को देख, देयरफॉर जो ऊपर वाला फार्मूला उसको मॉडिफाई करके ये लिखते हैं। इस हाँ ये रेजिस्टेंस सभी चीजों, रेजिस्टेंस के फार्मूले में रो भी आता है, एल भी आता है, ए भी आता है, ये सभी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड शेप एंड साइज। इन चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों का फर्क रखना, मतलब इन चीजों को मिक्स ना करना। अभी इस रो की बात, इस रेजिस्टिविटी की बात हम और करेंगे आगे। पहले तो रेजिस्टेंस की बातें ही कर रहे थे, उसी की ही बात और करते हुए रेजिस्टेंस की। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फार्मूला ऑफ आर।
आर के फार्मूले की ही बात कर लेते। देखो हमने वायर ली थी, वायर की लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना आया था हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय एल। तो एल किसके इक्वल है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, एंड एरिया किसके इक्वल है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ। यदि हम रेजिस्टेंस के फार्मूले की बात करें, क्या था, लेंथ बाय एरिया, पहला फार्मूला। यदि एल की जगह पे पुट करना हो तो लिखूंगा वॉल्यूम अपॉन एरिया। आर किसके इक्वल है, रेजिस्टिविटी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। मोस्टली वायर सर्कुलर शेप की लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, और फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो हम एक ही जगह पे भी कुछ पुट कर सकते हैं। एक क्या था, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो आर किसके इक्वल है, रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। इन्हीं फॉर्मूला में वॉल्यूम हटाना हो, जैसे ये आर का फार्मूला था, रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वायर, मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वायर। 1/a²। मतलब मास ऑफ वायर को भी बीच में वो यूज कर पा रहे हैं, जैसे एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम लिखा था, यदि उसके हिसाब से यहां पे लिखते, मास ऑफ वायर, तो यहाँ पे क्या था, डेंसिटी ऑफ वायर। तो एक ही फार्मूले की फॉर्मेशन है, इनकी जरूरत क्या पड़ेगी अलग अलग फॉर्मेशन करने की, वो बताने जा रहा हूँ। पहले तो एक फार्मूला देखो, रो एल बाई ए था, पहले तो परसेंटेज की बात कर, हम मोस्टली परसेंटेज एरर की बात करते हैं। जैसे हमने +1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में करते थे, रो की पावर कितनी है, 1, एल की पावर 1, एंड जो डिनोमिनेटर में है उसमें यदि एक्चुअल एरर वाला वे करें, एक्चुअल इसको बोलते हैं एक्चुअल अप्रोक्सीमेट एरर केस बोलते हैं एक्चुअल में, ये सारी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ माइनस आता होता है, इस चीज का ध्यान रखो। वो कई बार आप कहते थे कि सर प्लस लेते हैं हर एक जगह पे, वो मैक्सिमम एरर केस था, नहीं तो डिनोमिनेटर में माइनस लेते हैं डिनोमिनेटर वाले। दूसरा फार्मूला देखो, ये लिखा था हमने, रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। यदि मैं इसको लिखूं, रो परसेंटेज एल की पावर कितनी है, 2, 2 एल परसेंटेज वॉल्यूम नीचे 1, माइनस लगा दिया पहले क्योंकि जो नीचे होता है वॉल्यूम परसेंटेज। और कौन सा था हमारे पास, रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, आर की पावर 4 भी था, आर परसेंटेज इज इक्वल टू 1 इंटू रो परसेंटेज प्लस 1 इंटू वॉल्यूम परसेंटेज
बेटे पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे आर की पावर 4 है, -4 आर परसेंटेज। तो परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल में भी मेरी ये चीजें हेल्प करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी? अब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इनके, तो और थोड़ा सा एलेबोरेशन मिल जाएगी इन सभी टाइप्स को क्यों किया। इफ लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड such that its length is increased by 2%, find percentage change in resistance। अब स्ट्रेच मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, पहली बात देखो, वॉल्यूम में परसेंटेज जीरो है क्योंकि उसी वायर को खींचकर स्ट्रेच किया बनाया, और लेंथ में चेंज आया तो रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम वाला पैरामीटर यूज करोगे, रो एल बाय ए नहीं करोगे क्योंकि एरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं बस थोड़ा, कि जो डाटा गिवन ही नहीं है, जिसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे, उस डाटा को क्यों यूज करना। फिर एरिया परसेंटेज कैसे निकालोगे यदि चलो मतलब निकालना भी हो तो, और लेंदी लेंदी कर बैठेंगे, गलत कर बैठेंगे। बेटे रजिस्टिविटी नहीं चेंज कर रहे क्योंकि नेचुरल मटेरियल है, उसके बारे में कोई बात नहीं की, वो वायर को खींचकर लंबा किया। लेंथ में +2 इंक्रीज है तो +2, डिक्रीज है तो -2 पुट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? +4%। मीन रेजिस्टेंस इज चेंज बाय 4%, इंक्रीज बाय 4%। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड such that its length becomes twice, find new resistance। अब वही स्ट्रेचड की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम तो वही है ना, मटेरियल तो वही है ना, लेंथ मतलब उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा ना। तो आप कौन सा रिलेशन लगाना चाहिए? रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, रो भी नहीं चेंज होता, नेचर मटेरियल सेम है, एंड लेंथ में चेंज है उसकी बात कर लेंगे। अब उसने लेंथ क्या कहा? बिकम्स ट्वाइस, मतलब लेंथ पहले से डबल हो। देयरफॉर जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, रो एल डैश स्क्वायर बाय वॉल्यूम। एल डैश कितना होगा? 12। 4 रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो आर डैश अपॉन आर किसके इक्वल आ गया मेरे पास? जब दोनों की रेशो लेंगे तो 4:1 आएगा, बाकी कट जाएगा। इसका मतलब पहले से रजिस्टर कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। इस चीज का ध्यान रखना। इसको अल्टरनेटिव वे से भी आप कर सकते हो। अल्टरनेटिव वे में क्या था? क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, वॉल्यूम सेम है क्योंकि स्ट्रेच ही किया। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। इसमें एरिया को पहले कैलकुलेट कर सकते हो आप, लेंथ ट्वाइस हो गई थी, एरिया क्या हो गया पहले से? हाफ। देयरफॉर आर डैश रो एल डैश बाई ए डैश, लेंथ क्या होगी? ट्वाइस 12। ए डैश कितना हो गया? A/2। कितना हो जाएगा? 4 रो L/A। कितना हो जाएगा? 4 R। ये भी वे लगा सकते हो एक्चुअल में। जो गिवन होता है यदि उन्हीं में से सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल,
if a wire is stretched such that its length is increased by twice its original length, increased main word ये है by twice its original length, find new resistance। अब वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम सेम है एंड लेंथ पहले से। बेटे बाय ट्वाइस का मतलब डबल और बढ़ गई, जितनी पहले थी उसमें ट्वाइस ऐड होगी। बाय ट्वाइस का मीनिंग ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो हमारे पास कैलकुलेशन करके देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। देखो क्या आ रहा है। आप इसको एरिया वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। अ वायर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड such that its thickness becomes twice, find new resistance। बेटे मेल्टेड एंड मोल्डेड का मतलब है वॉल्यूम सेम है, मटेरियल वही है, मटेरियल नहीं ऐड कर रहे वो बाहर से। एंड थिकनेस ट्वाइस का मतलब होता है एरिया डबल। मतलब यदि ये वायर है, इसका पहले ये वाला एरिया ए है, अब उसी से डबल थिक की वायर बना दी, हाँ उसकी लेंथ कम हो जाएगी, वो बात श्योर है कि मटेरियल तो वही यूज करा ना, एरिया टू ए कर दी, इससे लेंथ में फर्क आ जाएगा। पहले लेंथ कुछ हो रहा है, बाद में लेंथ कुछ हो रहा है। थिकनेस डबल को एरिया लेना है, ध्यान रखना, नहीं तो मन में कई बार आता है सर रेडियस डबल। हमारा एरिया के पास ये फॉर्मूला था, रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। एरिया पहले से ट्वाइस, और रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, आर अपॉन। हाँ इसमें एक गलती हुई, उसको करेक्शन करूंगा, मेरे से भी गलती हुई, वही हैबिट के अकॉर्डिंगली। एरिया डबल नहीं, जब थिकनेस डबल कहते हैं तो उसका मतलब होता है रेडियस डबल, एरिया डबल नहीं। मतलब क्या होता है, रेडियस डबल, रेडियस डबल। ये गलती मत करना, अभी गलती होगी तो उसको करेक्शन किया मैंने। पाई आर की पावर क्या था, 4। नहीं तो देखो वही माइंड में रहता है कि एरिया डबल। थिकनेस डबल, यदि इलेक्ट्रिशियन कोई घर में आता है और हमें कहते हैं कि डबल थिक वायर लेकर आओ, तो वो मार्केट में जाकर हम किसकी बात करते हैं, रेडियस डबल होता है। ध्यान रखना इस चीज का।
जो गलती अभी कर रहे थे पेपर में मत करना गलती। इस तरह से हम न्यू रजिस्टर फाइंड कर पाएंगे। कभी थिकनेस डबल, कभी लेंथ डबल, इंक्रीज बाय ट्वाइस, इंक्रीज टू ट्वाइस। तो इस तरह के पैरामीटर्स ले रहे हैं यहाँ स्टडी करने के। एक और एग्जांपल, थ्री वायर फॉर सेम मटेरियल, हैविंग लेंथ इन द रेशो 2:3:7 and mass of wires in the ratio 1:2:4. Find a ratio of resistances of wires. यहाँ पे आर का फार्मूला क्या था, रो एल स्क्वायर डेंसिटी अपॉन मास। ये किया था हमने पीछे। अब यहाँ पे रो तो सेम ही है, डेंसिटी भी सेम है, नेचर मटेरियल सेम है, एल स्क्वायर बाय एम। तो R1:R2:R3। तो L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3। पहले लेंथ कितनी थी, 2:3:7। एंड मासिस के बारे में क्या दिया, 1:2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको देखो, 4:9:2, 49/4। अब यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है रेशो, R1:R2:8। तो ये सारा कुछ किसके बारे में कर रहे थे हम, रेजिस्टेंस के बारे में कर रहे थे। एक और, यदि हम यहाँ पे इस तरह की वायर ले लें, अब मैं सर्कुलर शेप नहीं ले रहा, क्यूबॉइड शेप ले रहा हूँ। लेंथ एल, विड्थ बी, डेप्थ डी। ये ले, रेजिस्टिविटी रो, मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, रो। करना क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ बी, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी, इस पॉइंट का एफ। फाइंड resistance of this wire about BC. Find resistance of this wire about DF। मतलब क्या, मैं बताऊं, यदि पहले मैंने BC के अबाउट पूछा आपसे, मतलब क्या है, जो आपने ये वायर बनाई थी अभी, वो कहना चाहते हैं कि बाहर से बैटरी लगाएंगे तो इस तरफ लगाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इस BC लेंथ के अलोंग आएगी। सी भी ले लो, BC ले लो, वो इसी लेंथ के अलोंग। एंड जो फार्मूला था ना आपका रो रेजिस्टेंस का, आपने यदि ध्यान से समझो, वो जो लेंथ लेते थे ना आप, वो पैरेलल टू ई लेते थे आप। मतलब ये वाली जो एल है, ये ई के पैरेलल है।
अब यहाँ पे वो पुट करते हो, लेंथ विच इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेते हो, एंड एरिया क्या लेते थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, वो ये वाला, वो बी मल्टीप्लाई बाई डी कर आएगा। वो सर्कुलर वायर में पता नहीं चलता क्योंकि हमें उसकी इतनी आदत पड़ चुकी होती है, ऐसा लगता है बड़े वाली है वो लेंथ है, बाकी उसके एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, पर ऐसा नहीं, डिफाइन करना पड़ता है। जैसे जब डीएफ के क्रॉस बात करेंगे, वही चीज दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है। वो कहना चाहते हैं कि वो पहले यहाँ पे लगाएंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ पे आएगी हमारी, वो इस तरफ ले लो, ई वेक्टर। तो लेंथ भी उनको ये लेनी पड़ेगी, जो ई के पहले डी, और एरिया फिर ये बनता है पूरा, जो ई के परपेंडिकुलर। मतलब आर के फॉर्मूले में क्या है, रो लेंथ की जगह पे क्या आएगा, डी, एरिया ये आएगा एल इंटू बी। लेंथ एल है, ये पी था ना, और ये एल है, एरिया ये एल इंटू बी, ये वाला नीचे वाला। इन चीजों से फर्क पड़ता है कि आप बैटरी कहाँ पे लगा रहे हो, उससे रजिस्टेंस में फर्क पड़ता है, लेंथ एंड एरिया में फर्क पड़ता है, एंड उससे रजिस्टेंस में फर्क पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। और बात करें, यदि यहाँ पे होलो वायर ले लें, होलो सिलैंडरिकल वायर, अंदर से होलो है, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल है, ये वाला जो इनर रेडियस है ये आर आई ले लो, और ये जो आउटर रेडियस है ये आर नॉट ले लो। सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे बैटरी की, लेंथ है। यदि उन्होंने आर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कह दिया अक्रॉस द गिवन सप्लाई, आर क्या आएगा, रो एल, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इस तरफ ही आएगी जिधर एल है। एरिया जो लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा, अंदर तो खाली है ना, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल, इनर वाला माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो एम्प्टी आंसर यहाँ से आए। इन चीजों का ध्यान रखोगे जब रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करोगे। जैसे आप रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर रहे थे, इसमें कुछ एक डेफिनेशन फोर आती है, एक आता है कंडक्टेंस। देखो, एक ही चीज को बोलने के दो मेथड होते हैं, जैसे हम कहते हैं गिलास आधा भरा हुआ है पानी से, या क्या बोलते हैं आधा खाली है। तो एक ही चीज को बोलने के दो सेंस होते हैं, जहाँ एक चीज ये भी कह सकते हैं कि मान लो आपके पास 100 रुपीज हैं, उसमें 40 रुपीज खो गए, तो आप दो चीजें बोल सकते हैं, 40 रुपीज खो गए, या मेरे पास 60 रुपीज बच गई, तो ऐसा कुछ। जो रेजिस्टेंस था वो नेगेटिव सेंस में बात करता है कि करंट को कितनी दिक्कत आएगी। कंडक्टेंस उसी की पॉजिटिव सेंस में बात करता है कि वायर कितना करंट को अलाउ कर रही है पास होने के लिए। रेजिस्टेंस क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, कितनी दिक्कत करेगा। कंडक्टर उसी की पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है कि करंट को कितना ईज है फ्लो करने में। इट इज द ईज ऑफ करंट टू फ्लो। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस कम, उतना बोलेंगे इजीनेस ज्यादा है करंट को फ्लो करने में। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना इजीनेस कम आएगी। एफ आई यूनिट ऑफ जी इज पर ओम, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। पर ओम को हम मोह भी बोलते हैं, या इसका नाम और एक साइमन भी बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पे एक चीज देखो, जी इज इक्वल टू 1/r है, जी मल्टीप्लाई बाय आर 1 के इक्वल आता है। जैसे ये है, ऐसी एक और डेफिनेशन है कंडक्टिविटी।
रेजिस्टिविटी का रेसिपी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वन अपॉन फोर। एसआई यूनिट्स की बात करें, बेटे रेजिस्टिविटी के पीछे थे ओम मीटर, और रेजिस्टेंस ये था ना, रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी के आर ए बाई एल, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो रेजिस्टिविटी के क्या आ गए, ओम मीटर, ध्यान ना भूलना चाहिए। तो जिसका इनवर्स है पर ओम पर मीटर, पर ओम का नाम क्या था, मोहो। एक नाम और है साइमन। इन चीजों का ध्यान रखना। ये हमने सारा कुछ किसके बारे में किया, रेजिस्टेंस के बारे में एंड उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते थे उनके बारे में।